हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम कुशल जैन जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात की। तो हमने ऑप्शंस में डेल्टा, थीटा और गामा, ये तीनों ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात की थी। आज के इस एपिसोड में हम हमारे कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो ग्रीक्स है उसके बारे में बात करेंगे और कैसे ऑप्शन ग्रीक्स को प्रैक्टिकली देखें और कैसे हम इसे यूज़ करके टारगेट्स और स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर सकते हैं, ये देखते हैं। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, वेगा वॉलेटिलिटी। राइट, सो वेगा रिप्रेजेंट्स वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कितना वॉलेटाइल है मार्केट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं कि ऑन एन एवरेज ये एक साल में कितने परसेंट ऊपर या नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रखता है। जैसे मान लीजिए 200 रुपए का एक स्टॉक है, ठीक है, एक और स्टॉक है जो भी 200 रुपए का है, ठीक है। अब मान लेते हैं इसकी लॉट साइज है 1500 और इसकी भी लॉट साइज है 1500। ये 200, ये एक्स स्टॉक है और ये वाई स्टॉक है। ये जो 200 का कॉल है इस एक्स स्टॉक का, ये मिल रहा है 2 रुपए पे। तो वाई स्टॉक का 200 का कॉल अपूर्वा जी कितने में मिलेगा? क्या ये भी 2 रुपए में मिलेगा? क्योंकि भाव तो सेम है, लॉट साइज भी सेम है, डे टिल एक्सपायरी भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या कायदे से इसका भी वैल्यू 2 रुपए होना चाहिए? डिपेंडिंग ऑन द वॉलिडिटी, जो वॉलिडिटी होगी उसके हिसाब से फिर इसका प्राइसिंग भी डिसाइड होगा। एग्जैक्टली तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं। ये जो 200 रुपए स्टॉक आया है, हमको नहीं पता कि पास्ट में इसने कितने कांड किए हैं, तो वो पहले हमको समझना पड़ेगा। चलते हैं, जैसे आज सितंबर है तो हम चलते हैं 6 महीने पहले। 6 महीने पहले भी मान लेते हैं एक्स स्टॉक का भाव 200 था, वाई स्टॉक का भी भाव उस दिन 200 था, नेक टू नेक चल रहे थे। आज करंट डेट पे भी इसका रेट 200 है और वाई का भी रेट 200 ही है, आज भी नेक टू नेक चल रहा है। बट इस 6 महीने में क्या हुआ ये समझना पड़ेगा। मान लीजिए एक्स स्टॉक 1-8% ऊपर जाता, कभी 1-8% नीचे आता, वापस 1-8% ऊपर जाता, वापस 1-8% नीचे आता, ऐसे करते 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 आईटीसी की तरह ये फ्लैट रहते 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 ये 200 पे ही रह गया। अब उसकी जगह इसका भाई है वाई, वो क्या करता है कि एक दिन 7-8% ऊपर चला जाता है, एक दिन इतना परसेंट नीचे चला जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, वापस इतना नीचे जाके वापस अभी 200 पे है। अब अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूं तो मैं तो वाई से बिल्कुल डर जाऊंगा, क्योंकि वाई एक ऐसा स्टॉक है जहां अगर मैंने कॉल या पुट बेचा तो मेरे को तो चैन से नींद नहीं आएगी, क्योंकि कल हो सकता है गैप अप या गैप डाउन और मेरा अकाउंट खाली हो जाए। बट एक्स पे मैं रिलाई कर सकता हूं। राइट, एक्स थोड़ा सा स्टेबल है, शायद मेरे को कम फटका लगे या कम प्रॉफिट आए। तो यूजुअली मार्केट में प्रीमियम कौन डिसाइड करता है, बायर या सेलर? कौन डिसाइड करता है? सेलर डिसाइड करता है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, ज़्यादा कैपिटल लगा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सेलर डिसाइड करता है। सेलर डिसाइड करेगा मुझे कितने में बेचना है। खरीदने वाला तो उसको कितने में भी मिल जाएगा, 1 रुपए पे भी मिल जाएगा, 2 रुपए भी मिल जाएगा, 5 रुपए भी मिल जाएगा। सेलर को रिस्क है बहुत ज्यादा, क्योंकि उसका पैसा ज्यादा लग रहा है। सेल करने में आपको 1.5-2 लाख रुपए लगता है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। वो 2 रुपए का प्रीमियम 20 भी हो सकता है, रिवॉर्ड ना के बराबर है। 2 रुपए हार्डली 1 रुपया होगा, 50 पैसा होगा, फिर एक्सपायरी पे मरते मरते वो 0 हो जाएगा। इतना ज्यादा रिस्क, इतना ज्यादा पैसा, तो चलेगी भी उसकी, वो डिसाइड करेगा उसको कितने पे बेचना है। तो अब अगर आप किसी एक ऑप्शन सेलर को पूछोगे तो वो बोलेगा ठीक है इसका 200 का कॉल, ठीक है मैं कलर इंक की चेंज कर देता हूं वापस ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्स का 200 का कॉल वो शायद 2 रुपए पे बेचने के लिए अग्री है, क्योंकि उसको पता है मार्केट थोड़ा ढीला ढाला चल रहा है ये, और ये 2 रुपए गिरते गिरते 0 हो जाएगा। बट उसी को आप पूछो क्या आप 200 वाई स्टॉक का 200 का कॉल 2 रुपए में बेचोगे? वो बोलेगा कभी नहीं, मेरे को मिनिमम 5 रुपया चाहिए, क्योंकि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं। 5 भी कल को 50 हो सकता है, मुझे नहीं पता, मेरे को रिस्क बड़ा है यहाँ पे। तो
सेलर डिसाइड करता है ऑप्शन की प्राइस। दूसरा, सेलर किस बेसिस पे डिसाइड करता है? वॉलेटिलिटी, पास्ट वॉलेटिलिटी। इस एग्जांपल में मैंने 6 महीना लिया। यूजुअली ब्लैक स्कॉल्स कैलकुलेटर में हम ऑन एन एवरेज 1 साल की वॉलेटिलिटी लेते हैं, राइट? सो हम 1 साल में एवरेज कितने परसेंट ऊपर नीचे जाने की स्टॉक क्षमता रखता है उसके बेसिस पे लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, स्टॉक्स ज्यादा मूव करते हैं कि इंडेक्स? स्टॉक्स ज्यादा मूव करेंगे, तो वॉलेटिलिटी स्टॉक्स की ज्यादा होगी। क्या हम ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एनएससी पे चलते हैं। वॉलेटिलिटी 2 तरीके की होती है, हिस्टोरिकल और एक इम्प्लाइड। फिलहाल के लिए हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से काम चलाते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब आने वाले फ्यूचर में, अगले 1 साल में ये पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स कितने परसेंट ऊपर या नीचे जाने की क्षमता रखता है। तो यहां अगर आप आईवी वाला बार देखोगे तो कोई भी स्ट्राइक, ये जो इंडेक्स, ये जो स्ट्राइक्स हैं, इन स्ट्राइक्स की आप आईवी देखो, 8 8 8 8 8 8, यानी कि यहां पे एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 8% का मूव आएगा अगले 1 साल में। इंडेक्स है ये, निफ्टी है ये। बट अगर मैं कोई ऐसा स्टॉक ले लूं, आइडिया, ठीक है, थोड़ा सा क्रेजी करते हैं, आइडिया ले लेते हैं। अब किसी दिन 10 रुपए, किसी दिन 11 रुपए, किसी दिन 12 रुपए, वापस किसी दिन 5 रुपए, और इसके डेरिवेटिव में चले जाओ और इसकी अगर ऑप्शन चेन पे चले जाओ और अगर इसकी आईवी देख ले हम, इसकी आईवी अभी 11 रुपए 70 पैसे के आसपास चल रहा है, तो इसकी आईवी देखिए 81, 88, 92, 98, यानी कि ये डबल भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। मतलब 100% ऊपर भी जा सकता है, कल को 1 रुपए पे भी मिल सकता है आपको ये स्टॉक। तो ये कहना चाहता है ये वॉलेटिलिटी, राइट? सो वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्क डिटरमाइन होता है। जितनी ज्यादा मार्केट में वॉलेटिलिटी, उतना महंगा सेलर आपको माल बेचेगा। एज सिंपल एज दैट। ये अगेन ऑप्शन ग्रीक्स के कैलकुलेटर में कंसिडर्ड है। जैसे अगर वॉलेटिलिटी 10.22 हो तो मेरे को माल 143 में मिल जाएगा, बट वॉलेटिलिटी 10.22 की जगह 15 हो जाए तो सेम माल मुझे 213 रुपए में मिलेगा। और वॉलेटिलिटी अगर गिर जाए, इंडेक्स की तरह 8 पे हो जाए, तो मुझे 111 रुपए में ही मिल जाएगा। यानी कि फॉर एवरी 1% चेंज इन द वॉलेटिलिटी, स्टॉक प्राइस में कितना चेंज आएगा वो रिप्रेजेंट करता है वेगा, राइट? तो अगर वापस अपन अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं, वॉलेटिलिटी को भी हमने समझ लिया और ये सारी चीजें होंगी, डेल्टा, गामा, टाइम टू एक्सपायरी थीटा, वॉलेटिलिटी से वेगा। नेक्स्ट बचा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रो। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे डिटरमाइन होता है, और हार्डली साल में 1-2 बार रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बजट की अनाउंसमेंट, उसी टाइम पे गवर्नमेंट इस पे छेड़छाड़ करती है, बाकी सालों साल कुछ होता है नहीं। तो रो इज नथिंग बट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, उसका ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। और जैसा कि मैंने एपिसोड 1 में बताया था, रो ज्यादा बढ़ेगा तो कॉल ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी। रो यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न घटेगा तो मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा आएगी और पुट बढ़ेगा। सो दीज वेर द 5 फैक्टर्स। इसके अलावा डिविडेंड, जैसा कि मैंने डिविडेंड का बताया कि डिविडेंड इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, और क्यू क्या होता है? क्यू की वजह से मार्केट में कॉल में हमेशा आप डेप्रिसिएशन देखोगे और पुट में अप्रिसिएशन देखोगे। डिविडेंड अगर आया तो मार्केट गिरेगा, कॉल गिरेगा और पुट बढ़ेगा, ठीक है? सो इन ए नटशेल, एक छोटा सा सवाल है मेरा, ये बाकी 5 फैक्टर्स के लिए हमने मतलब जिसने भी ये नाम दिए, मुझे पता नहीं किसने ऑप्शन ग्रीक्स के नाम दिए, लेकिन 5 फैक्टर्स के लिए नाम दिए, ये डिविडेंड को क्यों ऐसा बेनाम छोड़ दिया? डिविडेंड को फॉर्मूला दिया है क्यू, ये क्यू दिया है। और डिविडेंड एक ऐसी चीज है जो हर किसी में उंगली करती है, वो डेल्टा में भी उंगली करती है, थीटा में भी, गामा में भी, वेगा में भी, रो में भी। अब अगर हम फॉर्मूले समझें, ये देखिए, ये कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है, और ये पुट ऑप्शन का फॉर्मूला है, ठीक है? अब डेल्टा, अब ये जो फॉर्मूला है, दिस इज व्हेन इट इज नॉन डिविडेंड। अगेन नॉन डिविडेंड, अगर इसमें डिविडेंड जोड़ देंगे तो इसमें हमको जिस दिन डिविडेंड आएगा
उस दिन हमको क्यू बेस्ड फॉर्मूले लेने पड़ते हैं। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। डेल्टा का मैंने प्रीवियस एपिसोड में मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला ND1, ठीक है, और डेल्टा ऑफ पुट इज ND1 - 1। बट अगर किसी दिन डिविडेंड अनाउंस हो गया तो डेल्टा का वैल्यू होगा e⁻⁻QT ND1। देखो हर जगह पे ये क्यू बीच में आ जाता है। जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ उस दिन ये डिविडेंड बीच में आ जाएगा। सिमिलरली गामा में चलते हैं। गामा में आप देखो नॉन डिविडेंड पेइंग का फॉर्मूला कितना सिंपल है। डिविडेंड आती पूरा फॉर्मूला उलझा देता है वो, -QT और ये सब आ गया। थीटा में चलते हैं। नॉर्मल डे पे तो कॉम्प्लिकेटेड था ही और अगर जिस दिन डिविडेंड आ गया उस दिन वो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देगा आपकी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। वेगा का फॉर्मूला ये है, और जिस दिन डिविडेंड अनाउंस हुआ उसमें एक्स्ट्रा e⁻⁻QT और जोड़ दो। सेम रो में कोई फर्क नहीं पड़ता। रो को डिविडेंड डर नहीं लगता क्योंकि वो हार्डली साल में एक बार अनाउंस होता है, तो रो में कोई डिविडेंड का लेना देना है ही नहीं। नॉन डिविडेंड हो या डिविडेंड हो एक जैसा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन ग्रीक्स इन डिटेल। आई होप आप सब लोगों को मैंने जितना सिंप्लीफाइड वे में हो सके उतने सिंप्लीफाइड वे में समझाने की कोशिश की। काफ़ी सरल और अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा खुद का एक रिफ्रेशर हो गया, और आई एम श्योर के जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें भी काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अब इसमें एक चीज़ जो रह गई है वो ये है कि प्रैक्टिकली हम इसे कहाँ पे देखें। तो जैसे कि आपने प्रीवियस एपिसोड में ही बताया था, तो कुशल जी आपको ऑप्शन ग्रीक्स भी बता देंगे एंड हाउ ही यूजेस इट। इनफैक्ट ही इज़ बीन यूजिंग ऑप्शन फेयर वैल्यू कैलकुलेटर काफ़ी टाइम से, 2-3 साल से वो यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब हम ATM, ITM या OTM देखते हैं तो हम रेफर क्या करते हैं, स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस? जनरली जो इन द मनी या ये जो सोचते कि देखते हैं तो तभी हम स्पॉट प्राइस से ये देखते हैं कि स्पॉट प्राइस की कंपैरिजन में ये ऊपर है या नीचे है। जैसे मैं एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं अपूर्वा जी, ठीक है। निफ्टी का स्पॉट चल रहा है, मान लेते हैं 20,230 पे, और फ्यूचर चल रहा है 20,290 पे। तो 20,250 का कॉल एट द मनी होगा या 20,300 का कॉल एट द मनी होगा? एट द मनी दोनों में से एक ही हो सकता है, कौन सा वाला? आप कौन सा चूज करेंगे? स्पॉट वाला चूज कर लेंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन NSE वैसे ही दिखाता है। NSE के हिसाब से आप बोलते हो कि स्पॉट के बेसिस पे हम ATM चूज करते हैं, राइट? एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो स्पॉट का प्राइस देखते हैं और उसके हिसाब से ATM सेलेक्ट करते हैं। ये सबसे गलत अप्रोच है ऑप्शन ट्रेडिंग में। कभी भी आप स्पॉट के बेसिस पे ATM, ITM या OTM सेलेक्ट कर ही नहीं सकते। अगेन क्यों? क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया। जब आप रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे, आपकी डेल्टा की वैल्यू सारी बिगड़ जाएगी। ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। सो अपूर्वा जी समझते हैं कि क्यों फ्यूचर प्राइस कंसिडर होता है ATM, ITM, OTM की कैलकुलेशन में और स्पॉट क्यों नहीं? और उसमें भी एक कैच है, एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन भी अप्लाइड है वहां पे, समझते हैं। और मैं इनकी ऑप्शन चेन में चलता हूं। अब इनकी ऑप्शन चेन में ये करंट एक्सपायरी दिखा रहा है 21 सितंबर की। हमने इस पूरे एपिसोड में मंथली की बात किया है, तो मैं 21 की जगह 28 ले लेता हूं, यानी कि मंथली एक्सपायरी। अब देखिए मंथली एक्सपायरी मैंने ले लिया और निफ्टी का रेट ऊपर दिख रहा है आपको 20,169.95, यानी कि 20,170। अब अगर मुझे इसके ग्रीक्स पता करने हैं, मैं बस थंब से राइट में ऐसे कर्सर घुमाऊंगा ऑप्शन चेन पे, और ये देखिए डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा की वैल्यूज मुझे यहाँ दिखने लग गई। अब मुझे डेल्टा देखना है, 20,170 के सबसे नजदीक कौन सा स्ट्राइक है? आप बोलेंगे 20,200, तो 20,200 की डेल्टा की वैल्यू देखिए 0.55 है,
यानी कि ये एट द मनी नहीं है। एट द मनी किस प्राइस पे डिसाइड होगा? फ्यूचर प्राइस पे। आप टॉप राइट में देखेंगे फ्यूचर चेन। चलिए फ्यूचर चेन पे क्लिक करके देखते हैं भाव क्या चल रहा है निफ्टी का। 20,240। 20,240 के सबसे नजदीक स्ट्राइक कौन सा है? 20,250। तो ऑप्शन चेन में जब हम वापस आ जाएंगे, एक्सपायरी को 28 सितंबर कर लेंगे, तो आप क्या देखोगे? 20,250 का डेल्टा 0.49 यानी कि 0.50 के सबसे क्लोजेस्ट है। तो 20,250 हो जाता है हमारा एट द मनी, ना कि 20,200। इसके अलावा आप देखिए गामा, गामा है 0.0012, यानी कि निफ्टी के हर 1 रुपए बढ़ने पे जो डेल्टा है वो 0.0012 बढ़ेगा एट द मनी का। अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्राइक्स की वैल्यूज यहाँ पे दी गई है गामा की। सिमिलरली थीटा है, थीटा नेगेटिव में है -8.20, -8.45, सो फोर्थ एंड सो ऑन। इसका मतलब है हर एक दिन घटने पे 8 रुपए का प्रीमियम घटेगा। जैसे जैसे हम एक्सपायरी के क्लोज आएंगे 8-8 रुपए हम घटाते जाएंगे। सिमिलरली पुट साइड भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पुट में भी थीटा है, पुट में भी गामा है, पुट में भी डेल्टा है, और पुट में वेगा भी है। वेगा जैसे 20,250 का वेगा है 15.18, यानी कि अगर वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है तो हमारा प्रीमियम 15 रुपए बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपको हेल्प करती है कि आप एक प्रिसाइज्ड टारगेट और स्टॉप लॉस लगाएं। जैसे थीटा में 8 रुपए कट करने हैं एक दिन के, वॉलेटिलिटी अगर बढ़ गई तो 15 रुपए जोड़ने हैं, डेल्टा में गामा जोड़ना है। ये सारा का सारा प्रोजेक्शन करके हम एक एब्सोल्यूट टारगेट पे आ सकते हैं। और ये सारी चीजों को कंबाइन करके आप ऑप्शन फेयर कैलकुलेटर जो है उसमें भी आप टारगेट डिटरमाइन कर सकते हैं। आई विल टेक यू बैक देयर अगेन इन अ व्हाइल। जैसे कि हमें कुशल जी ने बताया कि ग्रीक्स आर वेरी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग व्हाट कुड बी द टारगेट और स्टॉप लॉसेस। इनफैक्ट दोनों के लिए आप ग्रीक्स को बड़ी आसानी से अच्छी तरीके से यूज़ करके आप कितना आपका अंडरलाइंग बढ़ेगा तो कितना उसका प्रीमियम बढ़ना चाहिए या गिरना चाहिए, ये आप बड़ी आसानी से ग्रीक्स यूज़ करके कर सकते हो। राइट, सो अगेन जस्ट टू समराइज, ये जो फेयर वैल्यू कैलकुलेटर है यहाँ पे आप टारगेट पता कर सकते हो। जैसे अगर 20,250 का मैंने स्ट्राइक ले लिया, जब रेट है मान लीजिए 20,160, जो भी रेट चल रहा है, यहाँ पे आप स्पॉट ही डालेंगे। द रीजन आप यहाँ पे स्पॉट डालेंगे वो ये है क्योंकि यहाँ बैकएंड में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और वो सब कैलकुलेटेड है, तो इसीलिए आपको यहाँ स्पॉट डालना है। बट जब आप मैन्युअली फिगर आउट करना चाहते हो तो आपको फ्यूचर लेना है, ये डिफरेंस है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे अगर मार्केट अभी 20,160 या 180 जो भी चल रहा है 180 पे चल लेते हैं, और मान लीजिए 20,250 का आपने स्ट्राइक लिया है आज, ठीक है, और आपका मान लीजिए वॉलेटिलिटी है 8%, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आज की वैल्यू है 122। अगर वॉलेटिलिटी सेम रहता है और अगर आज के आज मुझे टारगेट लेना है, जैसे निफ्टी अगर 180 से बढ़ के 280 हो जाए, तो मैंने जो 122 पे खरीदा वो कितना हो सकता है? 280 हो जाए तो कितना हो सकता है, मैं यही कैलकुलेट कर सकता हूं। तो वो 120 का हो जाएगा 179। तो मैं 170 के अराउंड अराउंड मेरा अपना टारगेट फिक्स कर सकता हूं। तो इस वे में आप स्पॉट के बेसिस पे ऑप्शंस में विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीक्स प्रिसाइज्ड टारगेट्स की रेंज बना सकते हैं। सो आई थिंक या दिस वाज माय टीचिंग्स फॉर यू गाइस। ऑल्सो वन मोर थिंग जो मुझे बतानी है वो ये है कि जब आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करते हो, मंथली में तो हम समझ गए कि मंथ का एंड है, मंथ का फ्यूचर्स है, सब कुछ है, बट जब आप वीकली सेलेक्ट करते हो तो वीकली थोड़ा सा डाइस हो जाता है, क्योंकि वीकली में ना हम स्पॉट कंसिडर करते हैं ना फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर तो काफी दूर का है। अब जैसे 21 सितंबर की एक्सपायरी है, ना मेरे इक्विटी कोई काम का, ना 28 सितंबर का प्रीमियम काम का, तो वहां बीच का नंबर आ जाता है। तो वहां पे जब आपको कोई अबनॉर्मलिटी दिखे तो कोई प्राइस डिस्पैरिटी नहीं है, वो तो एक प्रॉपर्टी है इंडेक्स की। कई बार मैं ट्विटर पे या अलग अलग जगह पे लोगों को देखता हूं कि स्पॉट का ये रेट है बट कॉल का इतना रेट क्यों है, पुट का इतना रेट क्यों है। ये प्राइस डिस्पैरिटी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न की वजह से, ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा।
श्योर, एब्सोल्युटली। सो थैंक्स अ लॉट कुशल जी, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें दोनों ही एपिसोड में ये ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में समझाया। आई थिंक इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग कम्युनिटी इन इंडिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स ये दोनों ही एपिसोड देखें और उनसे सीख ले और अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएं। अब इससे पहले कि हम आपको जाने दें, हमारे शो की एक प्रथा रहती है कि हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछते हैं। सो दिस इज़ जस्ट टू एंड ऑन अ डिफरेंट नोट देन द मार्केट्स। तो जनरली जैसे हम देखते हैं कि अगर 100 पूरे पूरे जो दोनों ही एपिसोड मिला करके अगर 100% होता होगा तो 5% का कंटेंट हम अदर देन मार्केट कॉन्वर्सेशन के लिए रखते हैं, ताकि वी एंड ऑन अ डिफरेंट नोट। वरना ज़्यादातर ट्रेडर्स हमेशा मार्केट की ही बातें करते हैं और कुछ उनके लाइफ में होता ही नहीं है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? मोस्ट फेवरेट बुक, क्वेश्चंस आर द आंसर्स एक बुक है, काफी इंटरेस्टिंग बुक है। मैं मतलब ज्यादा फिलोसॉफिकल और ये सारी बुक्स पढ़ता नहीं हूँ, मार्केटिंग रिलेटेड या सेल्स रिलेटेड बुक्स मुझे ज्यादा पसंद आती है। तो एक छोटी सी बुक है 70-80 पेज की, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। सो मुझे वो अच्छा लगता है कि सवाल की क्यूरियोसिटी से कैसे जवाब निकालें, या फिर अगर आपको सवाल का जवाब नहीं भी आता हो तो कैसे उसको टैकल करें। ओके, व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? मैं बहुत ज्यादा बिंज वॉच करता हूँ नेटफ्लिक्स और अमेजोन। आई थिंक दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी ट्रेडर की मार्केट जब फ्लैट हो जाता है तो आपकी पोजीशन खड़ी है और अगली स्क्रीन पे आपका कुछ चल रहा होता है। करंटली मैं फिलहाल तो एशिया कप देख रहा हूँ, इसके बाद वर्ल्ड कप देखूंगा, बट उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे और अमेजोन प्राइम पे जो मेजर सीरीज आती हैं मैं उनको सो देखना विच इज़ योर फेवरेट वन? अच्छा, मेरी फेवरेट होगी फिर मिर्जापुर है, फिर उसके बाद सेक्रेड गेम्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स है। तो ओके, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। ओके। एंड व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू रिटेल इन्वेस्टर्स सो दैट दे कैन एस द इंडेक्स? ऑप्शन बाइंग मत करो, ऑप्शन सेलिंग करो या इक्विटी करो। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो हेज्ड वे में करो, एंड ऑलवेज allocate your funds into different asset classes like mutual fund, equity, gold, सब कुछ लेके रखो। You never know what outperforms which segment at what time, right? And most important, naked option buying मत करो। चाहे 5 रुपए का ही प्रीमियम मिलता हो, आपको लगता है 5x50 लॉट साइज 50 और 250 रुपए ही जाएंगे, वो 250 कब 2.5 लाख में बदल जाएंगे आपकी गैम्बलिंग हैबिट की वजह से, आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट से नो टू ऑप्शन बाइंग, दैट इज माई एडवाइस। Okay. And one life lesson that you would like to give all of us? लाइफ लेसन देने के लिए मैं इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं हूँ, ना ही इतना बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ कि मैं एक बहुत इंसाइटफुल लाइफ लेसन दे पाऊँ, बट मेरी लाइफ में मैंने कोई एक लेसन लिया, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा, मैं वो शेयर करना चाहूंगा। मैं एल्गोफॉक्स से पहले हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, हम स्टॉक मार्केट के कोर्सेस पढ़ाते थे, एंड दिस वेर ऑल पेड कोर्सेस। हम इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, हेजिंग, आर्बिट्राज, टेक्निकल्स, ग्रीक्स, ये सारे पढ़ाते थे। हमारे कोर्सेज की प्राइसिंग स्टार्ट होती थी 25,000 से, इट यूज्ड टू गो ऑल द वे टिल 1 लाख ऑल्सो। बट वन फाइन डे ऐसी बिंज वॉच करते हुए कोविड के टाइम, I just happened to come across with Super 30 movie and it touched me so much that that very day I decided कि मैं अब से एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लूंगा, मैं किसी और सर्विस के लिए या खुद से ट्रेड करके पैसा कमा लूंगा, बट एजुकेशन शेयर करना के लिए अब मेरे से पैसा नहीं लिया जाएगा। सो फ्रॉम दैट डे टिल टुडे हमने कभी एजुकेशन के लिए पैसा नहीं लिया, एंड मैं यही एडवाइस आपको भी दूंगा। अगर अगर आपके पास अच्छा एजुकेशन या विजडम या नॉलेज है अपने पास, ट्राई करो जितना हो सके उतना। अगर वो आपकी ब्रेड बटर नहीं है, अगर आपके पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी है, तो आप ट्राई करो कि उसको इम्पार्ट कर सको फ्री में टू द एटलीस्ट टू द नीडी वंस। हो सकता है फ्री में लोगों को देने से वैल्यू ना हो, तो आप कुछ नॉमिनल सा 100 रुपए ऐसा कुछ चार्ज करो ताकि थोड़ी सीरियसनेस आ जाए, बट अदर देन दैट ट्राई टू गिव इट फॉर फ्री। दैट वुड बी माई एडवाइस। एक डिटेल्ड कोर्स पाथ है, बेसिक्स, इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, राइटिंग, हेजिंग, आर्बिट्राज, टेक्निकल्स, इंक्लूडिंग कोडिंग। सो यूजर्स को काफी मजा आएगा और सब कुछ फ्री है, ना कोई पेड प्रमोशंस है वहां, ना कोई अपसेलिंग है, ना कोई क्रॉस सेलिंग है। तो प्योर प्योर कंटेंट एंड नथिंग एल्स बट द कंटेंट, राइट? सो लोगों को मजा आएगा। श्योर, एब्सोल्युटली। सो काफ़ी नेक सोच रखी है आपने
और आई थिंक आप अपनी जो वेबसाइट है आप हमारे साथ शेयर कर दीजिए, वेबसाइट और यूट्यूब चैनल। तो वी विल ऑल्सो पुट दिस इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि जो भी लोग और ज़्यादा सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो लोग आपका जो जितने भी कंटेंट आपने बनाया है वो सारा देख सकें। सो थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस ग्रेट पीस ऑफ वर्क and also for sharing your insights and time with us. Thank you so much, Apurva ji. It was pleasure connecting with you. Thank you. Thank you. Thanks a lot. तो ये थे कुशल जैन जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने ऑप्शन ग्रीक्स को विस्तार से कवर किया है। सबसे पहले एपिसोड में हमने ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, गामा और थीटा के बारे में बात की थी। आज के इस एपिसोड में हमने वेगा और रो के बारे में बात की और कैसे जो सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक्स है उनको यूज़ करके आप टारगेट्स और स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकते हो, ये देखो। तो आप ऑप्शन ग्रीक्स को यूज़ कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ। तब के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। सैनको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.